नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य इस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा अध्याय चल रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता के अध्याय में आज हम लोग जो है सामाजिक स्थिति करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे किस प्रकार का उनका रहन सहन था, क्या खाते थे, क्या वस्त्र में क्या पहनते थे, क्या जेवरात वास्तव में पहनते थे, क्या उस समय का समाज पुरुषों पर आधारित था कि महिलाओं पर आधारित समाज था। ठीक है, इसके बाद वो बहुत सारे मनोरंजन भी उसके संसाधन थे उनके, क्या वो लोग एंजॉय में करते थे। तो ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। नगर में किस तरह से वर्ग रहते थे और कौन सा वर्ग किस श्रेणी पे रहता था, कौन से वर्ग का वर्चस्व था, व्यापारी का वर्चस्व था, योद्धा का वर्चस्व था, पुरोहित का वर्चस्व था। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे और समाज में जिस तरह से डेकोरेशन ये सौंदर्य के लिए भी हमारी महिलाओं के कुछ ऐसे सामान मिले जिससे पता चलता है कि उस समय महिलाएं भी क्या करते थे, सौंदर्य प्रसाधन के वस्तुओं का इस्तेमाल करती थी और हमें सिंदूर का भी प्रमाण मिला महिलाओं के प्रति। तो ये सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की सामाजिक स्थिति कैसी थी। समाज देखिए चार वर्गों में विभाजित था। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था, चार वर्ग थे। कितने थे? 4 कैटेगरी थी। और 4 कैटेगरी में कितने? सबसे पहले बात हम लोग करते हैं किसकी बात करते हैं? विद्वान की। विद्वान वही जो इंटेलिजेंट होता था, पर्सन इंटेलिजेंट होता था, इंटेलिजेंट होता था, जिसका नाम होता था पुरोहित। क्या नाम होता था? पुरोहित। और जिसको हम लोग प्रशिष्ट बोलते थे, पुरोहित। पुरोहित का काम क्या था, ये चीज हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्वान के बाद योद्धा। योद्धा कौन होता था? देखिए ये जो योद्धा होता था, वॉरियर होता था, वॉरियर होता था, तो ये एक योद्धा होता था, या हम लोग कह सकते हैं ये सैनिक होता था। क्या होता था? सैनिक होता था। तो विद्वान, योद्धा, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यापारी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? व्यापारी की, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते थे ट्रेडर्स। क्या बोलते थे? ट्रेडर्स, व्यापारी बोलते थे या कमर्शियल बोल सकते हैं। इसके बाद जो चौथा वर्ग था वो था श्रमिक, लेबर। श्रमिक मतलब लेबर भी था, तो ठीक है, लेबर्स था। तो इतने प्रकार के जो है कैटेगरी थी सामाजिक स्थिति में सिंधु सभ्यता के। सिंधु सभ्यता में कितने वर्ग थे? सिंधु सभ्यता के समाज के 4 वर्ग थे। समाज के कितने थे? 4 वर्ग थे, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। मतलब पहला विद्वान इंटेलिजेंट जो पुरोहित होता था, इसे हम लोग विशिष्ट विशिष्ट पद बोलते हैं, विशिष्ट वर्ग बोलते हैं, जो कहाँ रहते थे? नगर के दुर्ग में रहते थे। कहाँ रहते थे दोस्तों? नगर के दुर्ग में रहते थे। नगर के दुर्ग में रहते थे। कहाँ रहते थे? नगर के दुर्ग में रहते थे। कौन? ये विशिष्ट पुरोहित। और पुरोहित जो है नगरों में आते थे, नगरों में आते थे और धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब होता है, धार्मिक अनुष्ठान का मतलब होता है जो पूजा पाठ है, वो सारी चीजें जो है ये लोग आकर के नगरों में कराते थे। अब इसका मतलब ये होता है, इसका प्रमाण हमको कहां से मिलता है? तो इसका प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा और एक और है, कालीबंगा के बाद लोथल। 2 जगह से प्रमाण मिलता है कि ये जो पुरोहित थे, ये पुरोहित कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में आकर के ये लोग धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता हो गई होगी, धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। ठीक है, इसके बाद और भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि पुरोहित का और भी क्या काम था। तो पुरोहित, जैसे अभी हम आपको एक स्थल बता रहे हैं, जैसे बात करें ये एक दुर्ग है। ठीक है, ये एक ऊंचा टीला है, ये एक ऊंचा टीला है और ये एक निम्न टीला है। ये पूरा निम्न टीला है। अब निम्न टीला का मतलब होता है कि यहाँ पर जनसंख्या निवास करती थी, पॉपुलेशन रहती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ पर जनसंख्या निवास करती थी। यहाँ पर क्या करती थी?
जनसंख्या निवास करती थी और ये ऊंचा टीला था जहां पर कौन कौन से लोग रहते थे। वहां पर जैसे बात करें हम लोग, सबसे पहले तो पुरोहित रहते थे, विशिष्ट रहते थे, पुरोहित के बाद सैनिक भी रहते थे, ठीक है, सैनिक रहते थे और अधिकारी रहते थे। ये सारे इन वर्गों में रहते थे विशिष्ट लोग। और इन वर्गों में रहने वाले में जैसे व्यापारी रहते थे, व्यापारी रहते थे, व्यापारी के बाद जो है श्रमिक रहते थे, श्रमिक रहते थे। और व्यापारियों में भी एक कैटेगरी होती है शिल्पकार, वो शिल्पकार भी रहते थे, जिन्हें शिल्पकार का मतलब हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट्समैन। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट्समैन बोलते हैं। वो भी इस कैटेगरी में रहते थे, निम्न टीले में। और मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट को आप जरूर नोट करके रखिएगा कि पुरोहित, सैनिक और ऑफिसर जो है, और ये ऊंचे टीले में रहते थे। ऊंचे टीले में कुछ विशेष हमारी चीजें भी थी, जैसे हम लोग सार्वजनिक बाथिंग सिस्टम देखते हैं, सार्वजनिक जो है स्नानागार की बात करते हैं, स्नानागार भी होता था इसी हिस्से पर। दूसरा पॉइंट स्नानागार के बाद यहाँ पर हमें एक अन्नागार की भी बिल्डिंग मिली, अन्नागार की बिल्डिंग मिली, ठीक है, मतलब जहां पर अनाज भरा जाता था, ठीक है। यहीं से हमें पुरोहित आवास मिला, तो हमें पता चलता है विशिष्ट जो है हाउसेज मिला, तो जिससे पता चलता है कि जो पुरोहित लोग हैं वो इसी जगह रहा करते थे, पुरोहित लोग इसी जगह रहा करते थे। इसके बाद चौथा नंबर इसमें होगा। चौथा नंबर में क्या है कि चौथा नंबर में क्या कहते हैं कि पुरोहित आवास हो गया। इसके बाद यहाँ पर सभा भवन भी, जो सभा भवन थी, मतलब एक असेंबली बिल्डिंग थी जहां पर सभी लोग बैठक किया करते थे, सिटिंग होती थी। वो यही इस टीले पर, जो ऊंचा टीला होता था, उस टीले पर ये लोग रहा करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग ये टीले के बारे में समझ गए होंगे। और दूसरी मैं बात आपको बता दूं कि ये जो टीला होता था, वो टीला चारों तरफ से दुर्ग से घिरा होता था, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से उसे घेरा गया था, सुरक्षा की दृष्टि से उसे घेरा गया था। बाकी ये घेरा हमें नहीं मिलता, तो पता चलता है कि बाहरी आक्रमण से ये लोग परिचित नहीं थे, बाहरी आक्रमण से ये लोग परिचित नहीं थे। आने वाले समय में ये बाहरी आक्रमण हुए, जिससे ये सभ्यता पलायन हो गई। क्योंकि ये लोग कैसे थे, ये लोग बहुत ही पीसफुल पर्सन होते थे, मतलब लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का इनके प्रति नहीं होता था, और ये सिर्फ केवल मनोरंजन के संसाधन प्रयोग करते थे, बाकी और सब कुछ नहीं था इनके समाज में। तो इस तरह से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो इसमें हमने एक बात और बताई थी आप लोगों को कि धार्मिक अनुष्ठान कालीबंगा लोथल से कैसे हमें पता चलता है। जैसे कालीबंगा में 7 हवन कुंड का जो है हमें एविडेंस मिला, इसी तरह हमें लोथल से भी एविडेंस मिला, लोथल से भी हमें एविडेंस मिला, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है हवन कराए जाते थे प्राकृतिक देवता को मनाने के लिए। इस प्रकार के लोग इनको बुलाते थे, पुरोहित लोगों को। ऊंचे टीले से ये निम्न टीले में आते थे जहां नगर पर लोग रहते थे। दूसरी मैं बात आपको बता दूं, समाज के अंदर किसी प्रकार से छोटा बड़ा, गरीबी और अमीरी का भेदभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे बात हम लोग करें, ये छोटे घर भी थे, बड़े भी घर थे, मतलब ये सारे आसपास घर भी थे, छोटे बड़े घर भी आपको मिलेंगे। मगर यही हमको ये बताता है कि ऐसे यदि घरों की ऐसी अगर स्थिति रही होगी, ऐसा स्टेटस रहा होगा हाउसों का, तो पता चलता है कि उस समाज में गरीबी और अमीरी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इस वजह से ये वर्ग आपस में बिल्कुल शांत रहते थे, किसी प्रकार के हमें युद्ध के प्रमाण यहाँ से प्राप्त नहीं होते। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं कि और क्या क्या चीजें थी इस समझने के लिए इस समाज में। आप जैसा हम बोलते जा रहे हैं वैसा आप चीजों को अपने दिमाग में डालते रहिएगा, जिससे आपको परीक्षा में थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगर यदि ऐसे पूछे जाए तो आप बता सके उस बात को, ठीक है ना। फिर मैं बात करूंगा आप लोगों से कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बहुत विशेष समाज में क्या कहते हैं रहन सहन खान पीन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यदि हम बात करें
सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या खाते थे? लोग क्या खाते थे? तो अब क्या क्या खाते थे, तो कैसे थे ये, मतलब भोजन में क्या क्या, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। बिल्कुल सही बात, ये शाकाहारी भी थे। क्या थे? शाकाहारी थे और मांसाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। ठीक है, मांसाहारी थे। अब यदि हम शाकाहारी की बात करें तो शाकाहारी में ये तो गेहूं जानते थे, गेहूं, चावल, जौ का भी प्रयोग करते थे, बरहनी प्रयोग करते थे, राइस का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके बाद जौ के बाद कुछ दालें हैं जो उनका प्रयोग करते थे ये लोग। ठीक है, मतलब कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें करीब 9 फसलों का प्रमाण मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा जो उत्पादन करते थे फसल का, वो कपास का करते थे, क्योंकि हमें सूती वस्त्र जो काटन है उसमें कई हमें ऐसी कांसे की मूर्तियां मिली, बहुत सारी कांसे की मूर्तियां उनमें लिपटी मिली, तो पता चलता है उस समय सूती वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक रहा होगा। और ये मांसाहारी मतलब छोटे पशुओं को खाते थे, बड़े नहीं, छोटे पशुओं का शिकार करते थे, पशुओं का शिकार करते थे मांसाहारी। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये लोग कैसे थे, तो ये लोग क्या है कि छोटे पशुओं का शिकार करते थे और ये मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो मनोरंजन में क्या क्या प्रयोग करते थे, उनके मनोरंजन के क्या क्या संसाधन थे, लोगों के मनोरंजन के साधन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन। अब मनोरंजन के साधन में अगर हम बात करें तो मनोरंजन के साधन में क्या क्या था, तो मनोरंजन के साधन में जो है सबसे पहला पॉइंट ये है कि नंबर एक में ये है कि ये लोग जो है क्या करते थे कि मछली पकड़ना बहुत अच्छे से जानते थे, मछली पकड़ना जानते थे। ठीक है, फिशिंग कैचिंग करते थे ये। और मछली पकड़ने का मतलब होता है कि हमें ये कहां से प्रूफ मिलता है, एक बर्तन में मछुआरे का चित्र मिलता है, हड़प्पन सभ्यता से, तो जिससे पता चलता है कि ये लोग मछली पकड़ना जानते थे, ये लोग मछली पकड़ना जानते थे। दूसरी बात आपको बता दें कि ये पासा खेलते थे, मनोरंजन में पासा मतलब डाइस खेलते थे, डाइस इनका मुख्य खेल था। और जुआ खेलते थे, जुआ खेलना भी इनको पसंद था। और पशु पक्षियों को लड़ाना भी पसंद था, पक्षियों को लड़ाते थे, बैटल कराते थे, लड़ाना भी इनका काम था। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, पासा खेलना, पासा एक मुख्य खेल था। और इस पासे का जो प्रूफ हमें मिलता है वो हमें लोथल से मिलता है। कहां से मिलता है? लोथल से हमें मिलता है। इसके बाद जुआ का भी खेल खेलते थे। इसके बाद पशु पक्षियों को लड़ाना ये इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, और क्या करते थे? पशुओं का शिकार करते थे। इस प्रकार से हम आपको बताएंगे कि ये लोग मनोरंजन के साधन में ये चीजों का प्रयोग करते थे। ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से पता हो गई होगी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन में मछली पकड़ना, बर्तन में मछुआरे का चित्र मिला हड़प्पा सभ्यता से, पासा डाइस जो मुख्य खेल था उस समय का ये लोथल से मिला, जुआ खेलना, पशु पक्षियों को लड़ाना, पशुओं का शिकार करना, ये सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरंजन के साधन थे। अब हम बात करेंगे कि उस समय के लोग मतलब वस्त्र में क्या क्या पहनते थे, क्या उनको अच्छा लगता था। तो वस्त्र में ऊन का भी प्रयोग करते थे। वस्त्र में किसका? वस्त्र में दो चीजों का प्रयोग करते थे, एक ऊन का प्रयोग करते थे, एक सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, कॉटन का प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र और ऊन का प्रयोग करते थे कपड़े पहनने के लिए। ठीक है, दूसरी बात यदि हम ज्वेलरी की बात करें
ज्वेलरी की बात करें तो इसमें क्या था, ज्वेलरी में बात अगर यदि हम करें तो इसमें जो जेवर में था वो क्या था, वो था कि इसमें ये लोग मतलब कान कान के भी थे, नाक का भी था जेवर, ठीक है, और गले का भी था। ये सारी चीजों का ये यूज करते थे, गले का भी था, कान का भी था, नाक का भी था। ये सारी चीजों के प्रयोग में ये लोग जेवर का प्रयोग करते थे। सोने के भी होते थे, चांदी के भी होते थे, और तांबे के भी होते थे। तांबे के ये इतने मतलब ये लोग जेवरों का प्रयोग करते थे इन इन चीजों में पहनने के लिए। और ज्वेलरी का प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों करते थे। पुरुष और स्त्री जो है वो दोनों करते थे, जेवर दोनों लोग पहनते थे, पुरुष भी पहनते थे और स्त्री भी जेवर पहनती थी। ठीक है, तो ये बात पता आप लोगों को हो गया होगा। और फिर हम लोग अब बात करते हैं कि महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी, महिला वर्ग कैसा था, तो उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति स्टेटस क्या था, वुमेन का जो है स्टेटस क्या था, महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो महिलाओं की स्थिति में अगर हम देखें तो क्या था, बहुत अच्छी स्थिति थी, अच्छी स्थिति थी। अच्छी स्थिति का मतलब होता है गुड स्टेटस था महिलाओं का। इसका मतलब ये होता है कि जो समाज था में परिवार में वर्चस्व जो था, परिवार में जो वर्चस्व था वो था महिला का। मतलब इससे पता चलता है कि महिला जो है और समाज कैसा था, सत्यात्मक था, जिसे हम लोग मैट्रिहर्चल बोलते हैं, मैट्रिहर्चल बोलते हैं। ठीक है, मात्र सत्यात्मक था। मात्र सत्यात्मक का मतलब होता है कि महिलाओं का ही वर्चस्व था उस समाज में, उस परिवार में। और क्या था इसके बाद पता कैसे चलता है हमें, ये एविडेंस हमको कैसे मिला, कैसे पता चला, क्योंकि हमें बहुत सारी मृण मूर्तियां मिली और मृण मूर्तियों से हमने पता किया कि ये लोग जो है मतलब हमें मृण मूर्तियां मिली, वो भी देवियों की, पुरुषों की नहीं, देवियों की बहुत संख्या में मिली, बहुत संख्या में मिली, देवियों की संख्या बहुत संख्या में मिली, बहुत संख्या में मिली हमको। बहुत संख्या में मिलने के बाद, बहुत संख्या के मिलने के बाद क्या हुआ कि हमें पता चला कि वास्तव में महिला समाज का वर्चस्व रहा होगा, क्योंकि हमें मृण मूर्तियों में यह भी पता चला कि एक हमें सिंदूर का भी प्रमाण पर लेड का भी प्रमाण मिला। सिंदूर का प्रमाण से हमें यह पता चलता है प्रूफ से कि महिला क्या बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मिली जैसे उसमें सिंदूर भरा हुआ था, तो सुहागन होने का प्रतीक और हिंदू का वर्चस्व देखने को प्राप्त होता है। इस वजह से ये नौसारो जो पाकिस्तान में एक स्थल मिलता है उसमें ये पता चला था हमें कि बहुत सारी देवियों के मस्तिष्क में जो है मांग भरा हुआ हमें प्रमाण मिलता है सुहागन होने का। इसलिए पता चलता है कि देवियों की बहुत अधिक संख्या होने के कारण, और हमें एक ऐसा क्या कहते हैं कि मूर्ति मिली जहां पर एक गर्भ से एक हमें पौधा मिलता है। तो उस समाज के लोग जो है जो धरती माता है उनको उबरता की देवी का भी संकेत देते हैं कि ये जो धरती माँ है वो उबरता की देवी है। इस प्रकार से ये हमें महिला समाज के बारे में पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति थी और महिला पुरुष दोनों मिलकर काम करते थे। क्या है, महिला और पुरुष दोनों काम करते थे, दोनों वर्क करते थे। ठीक है, वर्क करते थे मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव उनके प्रति नहीं था, समाज में मिलजुल कर काम करना। और कासा, महिलाएं सबसे ज्यादा कासा बनाती थी, कासा बनाने में भी इनका योगदान रहा पुरुषों के साथ। मगर महिलाएं घर में रह करके कासा बनाया करती थी, ब्रोंज जो है तैयार करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार का आप लोगों को पता हो गया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि उस समय के लोग औजारों का कौन कौन से प्रयोग करते थे, उस समाज के लोग औजारों का किस तरह से प्रयोग करते थे, तो वो देखेंगे कि कौन कौन से औजार उस समय थे, किन किन चीजों के बने थे, किन किन चीजों के बने थे। तो औजार में यदि हम देखें
तो औजार टूल्स में देखें, अगर हम लोग टूल्स में देखें तो टूल्स में क्या क्या चीजें थी, तो आपको बता दें कि पाषाण मतलब पाषाण के भी औजार थे, पाषाण के भी औजार थे और धातुओं के औजार थे, धातुओं के भी औजार थे, धातुओं के भी औजार थे। मतलब दो तरीके के औजार थे, पत्थरों के औजार भी थे और धातुओं के भी औजारों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। मगर बताया जाता है कि ये लोग रखते तो थे औजार, मगर युद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिलता, कोई प्रमाण हमको प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि ये लोग कैसे थे, शांत प्रिय होते थे। कैसे होते थे? शांत प्रिय होते थे, शांत प्रिय होते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे ये लोग। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा ये सिस्टम था उस समय। अब मैं बता दूं कि हम सेमेस्ट्री की बात करेंगे, कब्र ग्रह की बात करेंगे। कब्र ग्रह का मतलब होता है सेमेस्ट्री बोलते हैं हम लोग, सेमेस्ट्री बोलते हैं। और सेमेस्ट्री में हम लोग देखते हैं कब्र की बात करेंगे। कब्र क्या चीज होती है? कब्र कब्र क्या होती है? जहां पर लोगों को दफनाया जाता है। तो दफनाने की तीन विधियां थी, दफनाने की तीन विधियां थी, तीन विधियां थी। अब उस तीन विधियों को हम विधियां थी उन तीन नियमों को देखेंगे। पहला नियम क्या था? पहला नियम आपको बता दें कि पूर्ण समाधिकरण था। पूर्ण समाधिकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति को एक गड्ढा नुमा करके और उसको चारों तरफ से प्लेट लगा करके उस व्यक्ति को ढक दिया जाता था। तो ये पूर्ण समाधिकरण होता था और सारे लोगों को एक ही स्थान चुना जाता था और सारे कब्र एक ही स्थान में बने होते थे। इस वजह से हमें एक बहुत बड़ा कब्र का ऐसा प्रमाण मिला R37 जो हड़प्पा सभ्यता से मिला। ये कब्र का एक पूरा स्थान होता था जहां सारे लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक ही जगह जाकर के गाड़ते थे, वो हड़प्पा से प्राप्त होता है। दूसरी बात यदि हम लोग करें आंशिक समाधिकरण, देखिए ये भी इनको ये नहीं कह सकते कि ये बुद्धिमान थे, ये भी एक आधुनिक समय के एक मतलब वैज्ञानिक सोच थी इनके अंदर कि आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, उस व्यक्ति को जंगल में उसको फेंक दिया जाता है, रख दिया जाता है जाके, और रखने के बाद जब उसको पशु पक्षी खा लेते हैं, जब उस पे बचे हुए जो हड्डियां होती हैं उसको भी ला करके दफनाया जाता है। ये एक आंशिक समाधिकरण था और ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया थी, क्योंकि वो लोग कहते थे कि वो मांस तो ना खराब हो, क्योंकि आज जिस तरह से हम लोग डिपेंड है खाने पीने में, तो पशु भी डिपेंड होते हैं खाने पीने में, तो उसका मांस हम क्यों बर्बाद करें? कम से कम किसी यूज के लिए हो जाए। तो वो किसी भी क्या कहते हैं मानव के शरीर को जंगल में रखने के बाद, वो सारा खाने के बाद उस बॉडी को लेकर के वो दफना देते थे। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक था दाह संस्कार, जो आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है समाज के अंदर। दाह संस्कार मतलब जो है अग्नि दी जाती है और इस तरह से उस समय कब्र की हमें प्रमाण मिलते हैं और हमें युगल के भी प्रमाण मिले। यदि हम युगल की बात करें तो 3 युगल का प्रमाण हमें मिला। 3 युगल का प्रमाण हमें कालीबंगा से मिला, कालीबंगा से मिला, और 2 ही जगह से हमें युगल कपल्स के जो है प्रूफ मिले, और जो दूसरी जगह हमें केवल 1 युगल प्रमाण मिला, 1 युगल प्रमाण मिला। ये मिला हमको कहां से? लोथल से, सॉरी 1 युगल का प्रमाण हमें कालीबंगा से और 3 का हमें युगल का प्रमाण जो है लोथल से। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि इन जगह युगल का प्रमाण मतलब एक कपल्स का प्रमाण मिला, जिससे पता चलता है सती प्रथा का। किससे पता चलता है? सती प्रथा का प्रमाण मिलता है कि उस समय सती प्रथा का भी प्रमाण हमको जिक्र होता है। तो इस प्रकार से उस समाज में जो रहन सहन, जो सारी चीजें थी, वो पूर्ण रूप से इसी तरह हुआ करती थी। ठीक है, तो आप लोग पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था इस प्रकार से हुआ करता था। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और इस समाज के लोग सबसे ज्यादा प्राकृतिक देवता को मानते थे। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग अलौकिक जीवन जीते थे, कहते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है, खाने पीने की चीजें जो उनको पसंद होती थी वो भी ये लोग
रखते थे, मरने के बाद भी यदि बकरी पसंद है तो इनके साथ बकरी दफनाई जाएगी। यदि इनका कुत्ता फेमस है, इनको कुत्ता बहुत पसंद है, तो उस मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाएगा। पंजाब के रोपण, जिसे रूपनगर जानते हैं, वहां से हमें एक प्रूफ मिला था जिससे पता चलता है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला। इससे पहले हमें बुर्ज होम से मिला था, जो बुर्ज होम हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल में, वहां से ये प्रमाण हमें क्लियर हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें हमने चर्चा करने की कोशिश की और बेहतर करने की कोशिश की। और आप लोग सभी लोग नोट्स बना के रखिएगा, क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज होती है कि हमें बार बार चीजों को पढ़ना नहीं होता और हमने सारी चीजों को समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश की है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग अगले मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अगली क्लास के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।